हेलो एंड वार्म वेलकम दोस्तों। आज हम 2022 की पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। हमने 2023 एंड 2024 कंप्लीट कर लिया है। बीच में किसी कारणवश से बिजी हो गया था मैं, जिस वजह से थोड़ी डिले हो गई, पर अब कंटिन्यू रहेगी। 2022 की पीवाईक्यू तो रहेगी साथ में अब सीसेट की भी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, एयर वाइज ही करेंगे। ठीक, उसमें क्या करेंगे, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उसको अलग करेंगे और जो मैथ्स और रीजनिंग है उसको एक साथ करेंगे। तो वो भी एयर वाइज अब वो भी स्टार्ट करूंगा जल्द ही। तो आज हम 2022 की पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा सेट नंबर ए है। तो हम अब बिना लेट किए हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये सभी जितने भी ये सभी मैं कट कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये बहुत ही चेक एंड फैक्ट से रहता है कि तनिक भी मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, त्वरित वित्तीयन प्रपत्र मीन्स रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। अब ये दो इंस्ट्रूमेंट कुछ पूछ रहा है कि त्वरित वित्तीयन प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। तो आप अब ये कोई इंस्ट्रूमेंट है दो जो किससे संबंधित है, उधार दिए जाने से। अब ये देखना है ऑप्शन में कि कौन जारी करता है इस दोनों को। ठीक, क्या एशियाई विकास बैंक जारी करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में वित्त पहल, या विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, कौन जारी करता है। ठीक, अब देखते हैं इसमें जारी कौन करता है। इसके बारे में पूरी जानेंगे, फिर आके क्वेश्चन पे देखेंगे कि मामला क्या है। तो आप एक बार ये ध्यान से देख ले पहले कि त्वरित वित्तीयन प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा। ठीक, तो अब देखते हैं क्या कह रहा है कि ये दोनों है क्या, त्वरित ऋण पत्र और त्वरित वित्तीयन प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा दोनों IMF की आपातकालीन वित्तीय सहायता व्यवस्थाएं हैं। आपातकालीन, ध्यान रखें, IMF द्वारा दोनों जारी किया जाता है, पर वो आपातकालीन वित्तीय सहायता है। जैसे अचानक आई आर्थिक संकट या आपदा में देशों को त्वरित सहायता देना। ठीक, तो हमारा कह भी क्या रहा था, आप देखो ये क्या कह रहा है, त्वरित। त्वरित मतलब रैपिड, तुरंत के लिए। ये भी त्वरित, ये वित्तीयन प्रपत्र फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रदान करता है और ऋण सुविधा देता है। तो उधार से संबंधित तो है ही, तो त्वरित का क्या मतलब है, जो आपातकालीन या किसी भी आपदा से रिलेटेड संबंधों में देगा, वो देता कौन है, IMF। बाकी इसके एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन है, वो भी अब जानने की कोशिश करते हैं। त्वरित वित्तीयन प्रपत्र यानी पहला रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट की अगर विशेषताएं की बात करें तो सभी IMF सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है। ये त्वरित वित्तीयन प्रपत्र IMF के जितने भी मेंबर है सभी के लिए है। मान लेते हैं अगर 195 देश अगर मेंबर है तो 195 देशों के लिए वो उपलब्ध रहेगा। कम समय में त्वरित नगद सहायता दिया जाता है, यानी बहुत कम समय में नकद सहायता दिया जाता है, कैश में, कैश इन द सेंस कि वो तत्काल दिया जाएगा। सामान्य IMF कार्यक्रम की शर्तें लागू नहीं होती। अब इस पे जो है, जो सामान्य IMF कार्यक्रम की कुछ शर्तें होती है वो लागू नहीं होती। वो क्या शर्तें हैं वो आगे हम देखेंगे। यह सहायता ऋण के रूप में होती है। सहायता ऋण मतलब यह हेल्प किया जाता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कोई साउथ अफ्रीका का देश है, कोई भी देश है, अगर उसको कुछ नुकसान हो गया, आपदा आ गया, कुछ आपातकालीन परिस्थिति आ गई, तो उसको सहायता हेल्प लोन दिया जाएगा। उसके लिए अब टर्म एंड कंडीशन नहीं लागू होगा कि आपको इतना ब्याज देना होगा, इतना ये सब करना होगा, उसको कुछ हेल्प दिया जाएगा। वो तो हमने वो समझ गए कि कब उपयोग होता है, तो प्राकृतिक आपदा में हो सकता है, कुछ महामारी हो जाए, फिर युद्ध हो जाए, भुगतान संतुलन संकट आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट आ गया, उससे कुछ रिलेटेड हो गया। त्वरित ऋण सुविधा दूसरा है। त्वरित ऋण सुविधा क्या होती है, तो अगर इसकी विशेषताएं देखो तो केवल लो इनकम कंट्री के लिए है। ये हमारा था त्वरित वित्तीयन प्रपत्र सभी देशों के लिए जो IMF के मेंबर है, और जो त्वरित ऋण सुविधा है वो केवल लो इनकम कंट्री के लिए, जिस ऐसी कंट्री जिसका इनकम का है नहीं, उसको लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री भी हम कह सकते हैं, जिसका बाजार दर शून्य या अत्यंत कम होता है। अधिक नरम शर्तें इसके लिए लागू किया जा सकता है, कंसेशनल टर्म्स लागू किया जाता है। जैसे यह IMF के PRGT यानी पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट के अंतर्गत होती है ये। अब मान लेते हैं कि कोई ऐसा देश है जो बहुत कमज़ोर है, जो बहुत गरीब है, अब वहाँ कुछ आपदा हो गया तो वो तो अपनी सहायता कर नहीं पाएगा अपने लोगों की, तो उसके लिए IMF ये प्रोवाइड कराता है। कौन सा ऋण है, तो त्वरित ऋण सुविधा है, PRGT पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, यानी गरीबी कम करने के लिए और जो है वृद्धि बढ़ाने के लिए वो ऋण देता है। अगर हम मुख्य अंतर की बात करें दोनों में, तो RFI यानी रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट वित्तीयन प्रपत्र वाला हो गया, फिर RCF यानी क्रेडिट फैसिलिटी, लोन सुविधा दे रहा है। लक्षित देश की बात करें तो सभी IMF सदस्य मिलते हैं RFI को त्वरित वित्तीयन प्रपत्र में जो है, और जो लोन सुविधा वाला है त्वरित लोन सुविधा वो केवल कमाए वाले देशों को। ब्याज दर की बात करें तो जो त्वरित वित्तीयन प्रपत्र है, त्वरित वित्तीयन प्रपत्र, उसमें सामान्य IMF दर दिया जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कि किसी को ब्याज दिया गया 3% के हिसाब से, तो जो अगर RFI दिया जाएगा, शायद ऊपर एक मिस्टेक हो गई थी,
इसमें सामान्य ब्याज दर दिया जाता है कि भाई यहाँ RFI में अगर 4% के हिसाब से सभी देशों को जा रहा है तो उसमें गरीब अमीर कोई नहीं, सभी देशों को बराबर सामान्य IMF दर दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, अगर जो गरीब देश है उसको ये दिया जाएगा, अत्यंत कम या शून्य ब्याज दर पर दिया जाएगा। प्रकृति क्या है इसकी, तो नॉन कंसेशनल लोन है और ये कंसेशनल लोन है। ये नॉन कंसेशनल का क्या मतलब है, यहाँ पे नरम शर्तें नहीं रहेगी और यहाँ पे नरम शर्तें दिया जाएगा, उसको कुछ छूट दिया जाएगा, उसके लिए थोड़ी नरमी बरती जाएगी। संस्थागत ढांचा की बात करें तो जनरल IMF रिसोर्सेस है और ये PRGT के अंतर्गत दिया जाता है। अब त्वरित वित्तीयन प्रपत्र जो है, अब वो तो भाई सामान्य देशों को दिया जा रहा है, गरीब देशों को तो स्पेशल दिया नहीं जा रहा, तो ऑब्वियसली बात है वो जनरल IMF रिसोर्स से दिया जाएगा। पर जो गरीब देशों को मदद किया जा रहा है वो इसके अंतर्गत किया जाएगा, PRGT के अंतर्गत। अगर शर्तें की बात करें तो सीमित पर मौजूद होता है, इसमें अत्यंत नरम शर्तें लगती है। किसमें, तो त्वरित ऋण सुविधा वाले में। तो अब हमने इसके बारे में तो जान लिया कि त्वरित वित्तीयन प्रपत्र, त्वरित ऋण सुविधा क्या होती है। तो हमने देखा कि IMF द्वारा जारी किया जा सकता है और एक होता है सामान्य देशों को दिया जाता है, ये गरीब देशों को दिया जाता है। अब हम इसके बारे में जानते हैं एशियाई विकास बैंक क्या होती है, फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल के बारे में और विश्व बैंक के बारे में इसके बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। अगर केवल यही पढ़ करके आगे बढ़ जाए तो फिर इसके बारे में नहीं जानेंगे, तो एनालिसिस करने का फ़ायदा क्या हुआ। ताकि अगर हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तभी तो अगर इससे रिलेटेड अगली बार अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे कि मामला क्या है ये। और यहाँ तक कि हम IMF के बारे में भी डिटेल जान लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ये सब है क्या, इसका कार्य क्या है। ठीक, तो आते हैं, पहला है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। किसने स्थापित किया, तो ADB की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एशिया प्रशांत आर्थिक व सामाजिक आयोग की पहल पर की गई है। अब ध्यान दें, एशियाई विकास बैंक है तो हमें लगेगा कि ब्रिक्स द्वारा स्थापित किया गया होगा या बाहर एशिया के देशों ने मिलकर के किया होगा, पर ध्यान दें एशियाई विकास बैंक है। पर UNESCAP यानी एशिया प्रशांत आर्थिक व सामाजिक आयोग किसकी है, तो संयुक्त राष्ट्र की है, यूनाइटेड नेशन की है, ये ध्यान रखें। पूरा नाम इसका इंग्लिश में देखें तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट। सॉरी, यहाँ पे एक इसमें छूट गया हुआ है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन। तो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट यानी UNESCAP। तो अब देखें तो इसकी स्थापना कब हुआ था, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो 1966 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो मनीला फिलीपींस में है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। प्रकृति इसकी क्या है, तो क्षेत्रीय विकास बैंक है यानी रीजनल डेवलपमेंट बैंक, और एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है ये हमेशा ध्यान रखें, क्षेत्रीय विकास बैंक है ये। पर्पस क्या है, तो विकासशील एशियाई देशों में गरीबी उन्मूलन और संरचना विकास के लिए, जलवायु परियोजनाएं और सामाजिक कल्याण के लिए सहायता प्रदान करना है। सहायता का स्वरूप क्या होगा, तो परियोजना ऋण देगा, तकनीकी सहायता देगा, अनुदान देगा और नीति सलाह भी देगा। तो इसमें ये ध्यान रखें कि तकनीकी सहायता भी दे सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, बैंक से रिलेटेड है, हम लोग को प्रायः क्या सोचेंगे कि वो ऋण दे सकता है, अनुदान दे सकता है, पर ये दो ध्यान रखें कि वो नीति सलाह भी दे सकता है और तकनीकी सहायता भी दे सकता है। अगर भारत की सदस्यता की बात करें ADB के संदर्भ में, तो संस्थापक सदस्य है यानी 1966 से ही है, जब ADB का स्थापना हुआ था तभी से भारत उसका सदस्य है। अगर उसकी स्थिति की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर भारत की स्थिति की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा उधारकर्ता है, सेकंड लार्जेस्ट बोरोवर है। जापान के बाद ADB में भारत का प्रमुख प्रभाव है, यानी सेकंड लार्जेस्ट उधारकर्ता का क्या मतलब है कि भारत को अगर कोई भी अगर परियोजना डेवलप करना पड़ता है या करना होता है तो वो ADB से ऋण लेते। इसका ये मतलब नहीं है कि ये बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं है। आप किसी विदेशों से ऋण लेते हो, अपना काम करते हो, उससे जो फिर वो आपका जो प्रोडक्ट आता है, प्रतिफल आता है, आप उसे चुका देते हो ऋण, तो इसमें कोई गलत नहीं है ये। ठीक, दूसरा देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं। IMF देखने से पहले एक बार इसे देख लेते हैं पहले। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव यानी UNEP-FI। तो हमारा संस्था का नाम क्या था ये, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, फाइनेंशियल इनिशिएटिव यानी वित्त पहल यानी UNEP-FI। ठीक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल है ये। स्थापना कब हुआ था, तो 1992 में रियो अर्थ समिट के बाद हुआ था इसका स्थापना। प्रकृति इसकी क्या है, नेचर क्या है इसकी देखें तो UNEP प्लस वैश्विक वित्तीय संस्थाएं सतत वित्त यानी सस्टेनेबल के लिए, अगर आप कुछ सतत कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराता है ये। उद्देश्य क्या है, तो बैंकिंग, बीमा और निवेश को पर्यावरणीय दृष्टि से जिम्मेदार बनाना। कार्य देखें तो ESG निवेश यानी इकोनॉमिक, सोशल और गवर्नमेंटल होती है वो। ग्रीन फाइनेंस, जलवायु जोखिम का वित्तीय आकलन, नेट जीरो फाइनेंस रणनीति। ठीक है, खास बात यह है कि यह बैंक नहीं है, यह मार्गदर्शन और नीति मंच है, ये हमेशा ध्यान रखें। अगर UNEP-FI की बात करें तो इसमें भारत सरकार सदस्य नहीं, यानी भारत की सदस्यता नहीं है, लेकिन भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। ध्यान रखें, UNEP-FI में भारत सदस्य नहीं है लेकिन जुड़ा हुआ है, वो तो होता ही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए रहते हैं।
अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की, तो 1944 यानी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस BWC में इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय देखें तो वाशिंगटन DC USA में है, IMF के मुख्यालय है। इसकी प्रकृति क्या है, तो वित्तीय स्थिरता संस्था है, यानी कहीं भी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो वहाँ स्थिरता लाती है वो। मौद्रिक निगरानी करती है। अगर पर्पस की बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग, भुगतान संतुलन संकट में सहायता करता है, मुद्रा स्थिरता लाता है, आर्थिक नीति के लिए सलाह देता है। सहायता में RFI हो गया, RCF, स्टैंड बाई अरेंजमेंट, एक्सटेंड फंड फैसिलिटी। विशेषता क्या है, तो ये विकास परियोजनाएं नहीं चलाता, ये ध्यान रखें, ये हेल्प करता है पर विकास परियोजनाएं नहीं चलाता। मान लेते हैं कि भारत में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो तो उसके लिए वो सहायता नहीं देगा, तो यही कह रहा है कि विकास परियोजनाएं नहीं चलाता, केवल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में सहायता करता है। भारत की सदस्यता की बात करें IMF में, तो भारत IMF का मूल संस्थापक सदस्य है, 1945 से है। भारत की भूमिका की बात करें तो IMF में भारत का कोटा शेयर जो है 2.76% है। यह भारत की वोटिंग पावर तय करता है, यानी आपका कितना कोटा है वो आपका वोटिंग पावर तय करता है। ये कोटा का मतलब होता है कि आपने IMF में कितना योगदान दिया है, उसमें आपने कितना अनुदान पेमेंट किया है, तो उसके हिसाब से आपकी कोटा तय होती है और वोटिंग तय होती है। मुझे लगता है आई थिंक सबसे ज़्यादा वो USA अमेरिका की है, उसके बाद चाइना रसिया ये सब की है, भारत के भी बाद में है 2.76%, तो ये तो ज़्यादा है ही नहीं। अगर विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, मुख्यालय वही वाशिंगटन DC। IMF और विश्व बैंक को वही जुड़वा कहा जाता है। ये वाला मामला है कि दोनों एक ही साथ हुआ था। इसकी प्रकृति देखें तो ये विकास ऋण संस्था है, यानी विकास के लिए ऋण देती है। ये कहीं परियोजना डेवलप, जैसे हमने यहाँ क्या देखा, ये IMF क्या है कि विकास परियोजना नहीं चलाता, ये विकास के लिए ऋण नहीं देता है। पर वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है कि ये विकास के लिए ऋण देता है, दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए। उद्देश्य क्या है, गरीबी खत्म करना, मानव विकास, आधारभूत ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, दोनों अलग है। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी वो इकोनॉमिक क्राइसिस में हेल्प करता है। ये सोशल क्राइसिस की बात कर रहा है कि गरीबी उन्मूलन हो गया, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, एजुकेशन एंड हेल्थ की बात कर रहा है। अगर संस्थान समूह से देखें तो IBRD हो गया, IDA, IFC, MIGA, ये सभी से रिलेटेड है। आप इसे डिटेल में पढ़े, जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़े तो वर्ल्ड बैंक पढ़ना पड़ेगा। भारत की सदस्यता की देखें तो भारत 1944 से सदस्य है, यानी संस्थापक सदस्य है। भारत IBRD और IDA दोनों का सदस्य है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, WB से। तो हमने ये देख लिया कि त्वरित वित्तीयन प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा IMF द्वारा जारी किया जाता है। ये सामान्य देशों के लिए, ये गरीब देशों के लिए, यानी जिसके पास पैसे नहीं है तो IMF जारी करता है। बाकी एशियाई विकास बैंक के बारे में हमने सामान्य नॉलेज देख लिया, फिर इसके बारे में भी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल और विश्व बैंक के बारे में भी। कंसेशनल लोन के बारे में तो हमने देख ही लिया ऊपर की। कंसेशनल लोन का मतलब होता है रियायती ऋण सस्ती शर्तों पर दिया गया ऋण ऐसे दिया जाता है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीड में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि नीड क्या है। तो कह रहा है कि नीड में वृद्धि जो है रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यहाँ नॉमिनल है और यहाँ रियल है। रीढ़ में वृद्धि जो है व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है, सुधार को दर्शाता है। यानी यहाँ कह रहा है कि रुपए की मूल्य वृद्धि दर्शाता है कब, जब नीड में वृद्धि होगा। यहाँ जब रीढ़ में वृद्धि होगा तो व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीड और रीढ़ के बीच वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। तो अब देखो, आपको इसमें सबसे पहले समझना होगा कि नीड क्या है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिर रीढ़ क्या है तो रीढ़ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि क्या अगर अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष यदि घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ता है तो उसे नीड और रीढ़ में दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी, अपसरण यानी वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है, दोनों के बीच में वृद्धि हो सकती है, अलग अलग होने लगेगा वो। तो अब देखते हैं, बाकी ये सभी का एक एक का मीनिंग समझेंगे। फिर उसके बाद आते हैं कि क्या इसे हमारा उस जो देखेंगे उस इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं। तो नीड और रीढ़, ये रहा नीड और रीढ़, डॉलर और रुपये से संबंधित है कि डॉलर बढ़ेगा, डॉलर अगर नीचे गया तो रुपया कम हो जाएगा। देखते हैं अब अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी नीड। ठीक, नॉमिनल बात कर रहा है, नॉमिनल रेट की। तो नीड जो है किसी देश की मुद्रा की औसत विनिमय दर जो उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं के मुकाबले मापी जाती है बिना महंगाई को जोड़े। यानी ये क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है कि किसी देश की मुद्रा यानी किसी, मान लेते हैं भारत की मुद्रा की बात कर रहा है, जिसकी औसत विनिमय दर यानी आप कुछ किसी अन्य देश से सामान खरीदते हो तो दोनों देशों के बीच में अदला बदली होगा कि आप अपनी मुद्रा में पेमेंट करोगे, वो आपके अपनी मुद्रा में पेमेंट करेगा, डॉलर की अगर बात ना करें
तो अगर यदि औसत विनिमय दर जो है उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं के मुकाबले मापी जाती है, जैसे मान लेते हैं ये भारत है और ये मान लेते हैं रूस है, अब दोनों के बीच में व्यापार हुआ, तो अब दोनों के जो यहाँ रुपए है और यहाँ रूस का रूबल है, ठीक, अब दोनों के मापा जाएगा कि दोनों की वैल्यू क्या है, और बिना महंगाई के जोड़े मापा जाएगा। तो अगर जिसकी ज़्यादा होगी वैल्यू तो वही उसकी नीड अच्छी होगी वो। यानी ये बताता क्या है, तो यानी यह सिर्फ मुद्रा की कीमत बताती है, उसकी वास्तविक क्रय शक्ति नहीं बताती है। तो जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं, मान लेते हैं इंडिया है और ये यूएई है या यूएसए मान लेते हैं, तो दोनों के बीच मुद्राओं को मापी जाएगी कि किसका मुद्रा अच्छा है, किसका मुद्रा कम है। ध्यान रखें, नॉमिनल का मतलब ये होता है कि अगर नॉमिनल शब्द लग गया उसमें महंगाई नहीं जोड़ा जाता है बिना महंगाई के। जैसे जीडीपी में एक नॉमिनल रेट पे होती है, एक रियल रेट पे होती है, तो एक वास्तविक होती है, एक नाम मात्र की होती है। तो जहाँ नॉमिनल आ गया उसमें महंगाई नहीं जोड़ा जाता, ठीक। तो ये मुद्रा की कीमत बताती है, वास्तविक क्रय शक्ति नहीं बताता कि मान लेते हैं उसका क्रय शक्ति कितना है, हमारा क्रय शक्ति कितना है। इसको एग्जाम्पल से धीरे धीरे जब पूरा समझेंगे तो और ऐसे समझ में आएगा। नीड किन बातों पर आधारित होता है, तो नीड एक वेटेज जो है एवरेज इंडेक्स है जो इन बातों पर निर्भर करता है कि व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राएं क्या है, उनके साथ व्यापार का अनुपात क्या है, नाम मात्र विनिमय दर यानी नॉमिनल एक्सचेंज रेट पर बात होती है, इसमें महंगाई शामिल नहीं होती, ठीक। अर्थात यदि नीड बढ़ेगा तो रुपए की मजबूती होगी, नीड कम होगा तो रुपए की कमजोरी होगी। नीड शब्द यूज किस लिए किया जाता है, तो ये भारत के संदर्भ में किया जाता है। तो जब भारत के संदर्भ में किया जाता है तो ऑब्वियसली जब नीड बढ़ेगा, नॉमिनल रेट जब बढ़ेगा तो रुपए की मजबूती होगी, जब नीड कम होगा तो रुपए की कमजोरी होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब ध्यान रखें, लेकिन ध्यान दें, क्या ध्यान देना है कि यह जो केवल जो है नाममात्र स्थिति दिखाता है, वास्तविक नहीं, वो हम समझ गए। नीड जो है रुपए की कीमत केवल विदेशों की मुद्राओं के मुकाबले दिखाता है, यानी रुपए की कीमत कहाँ दिखाएगा, तो केवल विदेशों की मुद्राओं के मुकाबले। जैसे अब रुपए की कीमत यूएसए डॉलर के मुकाबले बहुत कम है, अब मान लेते हैं जैसे पाकिस्तानी मुद्रा के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, नेपाली वो रुपया है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेश के उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों के माप रहा है कि दोनों की वैल्यू कितनी वो किसकी ज़्यादा है, कंपेरिजन कर रहा है ये, इसमें महंगाई नहीं जोड़ी जाती है, ठीक। मतलब यह सिर्फ देखता है कि रुपया डॉलर यूरो युआन आदि के मुकाबले महंगा है या सस्ता। जैसे रुपया डॉलर हो गया, यूरो युआन, अब रुपया इन सभी के मुकाबले महंगा है या सस्ता। अब जैसे मैंने कहा तो कि डॉलर के मुकाबले क्या है, रुपया महंगा है या सस्ता है, तो सस्ता है। अगर मान लेते वही अगर पाकिस्तानी लोगों की बात करें तो उससे महंगा है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि देश के अंदर महंगाई कितनी है। अब एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं पहले क्या था, $1 बराबर 70 रुपये था, ठीक, $1 बराबर 70 रुपये। अब हो गया $1 बराबर 80 रुपये। तो पहले रुपया मजबूत था कि आप अगर $1 हमको दोगे तो हम आपको 70 रुपये देंगे, लेकिन अब आप अगर $1 मुझे दे रहे हो तो हम आपको अब 80 रुपये दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है, पहले 70 रुपये देते थे तो यानी रुपया स्ट्रांग था, अब क्या है कि आप 80 रुपये दे रहे हैं तो रुपया क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। तो नीड कहेगा कि रुपया कमज़ोर हो गया, बस यही नीड की सोच है, इतना ही है। नीड का प्रोसेस यही तक है कि रुपये की अगर वैल्यू गिर गई तो मतलब नीड कमज़ोर हो गया। तो ध्यान रखें, रुपए की वैल्यू गिरने का मतलब है कि रुपए का वैल्यू गिरेगा मतलब उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब जैसे पहले 70 था तो इसकी मात्रा कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब जैसे ही रुपए की जो है मात्रा बढ़ गया तो इसकी वैल्यू जो है इसकी तुलना में कम हो गई। तो रुपए की वैल्यू गिरने का मतलब है रुपए की क्वांटिटी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि पहले 70 रुपये दे रहे थे, अब 80 रुपये देना पड़ रहा है $1 के लिए। मान लेते हैं जैसे कि आपने पहले 20 रुपये में 1 केजी टमाटर खरीदते थे, अब वही 1 केजी टमाटर खरीदने के लिए आपको 30 रुपये लग रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा ये रुपए का वैल्यू कम गया, ये वाला मामला है, ठीक। आगे देखते हैं। अब नीड में वृद्धि का सही अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। तो हमने समझ लिया सही अर्थ क्या है कि वही नाममात्र रूप से मजबूत हुआ है या कमजोर। यह देखता है कि दूसरे देशों के रुपए, दूसरे देशों के मुद्राओं के मुकाबले मापा जाता है कि क्या रुपया कमज़ोर हुआ। अब मान लेते हैं हम रूस का लेते हैं, सॉरी चीन का ही लेते हैं, चीन और भारत का, ठीक, इंडिया एंड चीन। अब यहाँ मान लेते हैं 1 रुपये है, एक नहीं, मान लेते हैं यहाँ की 50 रुपये है, तो वहाँ 1 युआन है, ठीक, वाई। यहाँ मान लेते हैं पहले मिल रहा था, अब यहाँ 60 रुपये में 1 युआन मिल रहा है, तो इसे हमारा क्या हो गया, रुपये की वैल्यू गिर गया। तो वही US डॉलर वाली याद रखें, सभी के लिए वही है। तो जब नीड बढ़ता है इसका अर्थ होता है कि रुपया औसतन दूसरी मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ है, यानी रुपये एप्रिसिएशन मूल्य में वृद्धि हुई है। ऐसा क्यों होता है, तो वही पहले $1 बराबर 80 रुपये थे तो उस समय क्या था, रुपया कमज़ोर था, लेकिन अब $1 बराबर 70 रुपये, इसका मतलब रुपये बढ़ गया, यानी रुपये का एप्रिसिएशन हुआ है, मूल्य वृद्धि हो गई है। यानी अब
रुपए में यानी कम रुपए में $1 मिल रहा है, यानी रुपया मजबूत हुआ, नीड बढ़ेगा। ध्यान रखें, रुपया बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, नीड मजबूत हो रहा है, बस एकदम टू द पॉइंट है, ध्यान रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नीड में वृद्धि का मतलब यह नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। अब जैसे मान लेते हैं कि रुपया ज़्यादा बढ़ गया, मान लेते रुपया मजबूत हुआ, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, क्योंकि इसमें महंगाई शामिल नहीं होती, वास्तविक क्रय शक्ति नहीं दिखती। ये सब असली स्थिति जानने के लिए हम कहाँ देखेंगे, तो असली स्थिति जानने के लिए ऋण देखा जाता है, ठीक। तो अब आते हैं ऋण का मामला क्या है। तो नीड क्लियर हो गया होगा कि नीड का आखिर मामला क्या है। अगर ना समझ में तो आप उसे दोबारा देखें। आप नीड में ज़्यादा कोई लेंदी का काम है ही नहीं कि नीड बढ़ा रुपया बढ़ा, यानी दो देशों के रुपये, दो देशों की मुद्राओं का ये कंपैरिजन कर रहा है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, बस उसमें कोई मामला है ही नहीं उतना। ऋण क्या है, तो किसी देश की मुद्रा की वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति का सूचकांक बताता है। वो बस नॉमिनल है, नाम मात्र की मजबूती देख रहा है कि रुपए और दूसरे देशों के मुद्राओं की तुलना में कौन ज़्यादा मजबूत हुआ, किसकी ज़्यादा वैल्यू है। बट ये क्या बता रहा है ऋण, कि दो देशों की मुद्राओं है, यानी किसी देश की मुद्रा की वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति का सूचकांक है, यानी किसकी मुद्रा की खरीदने की क्षमता ज़्यादा है। मान लेते हैं कि अब डॉलर है, $1 है और ₹1 है, ठीक। मान लेते हैं $1 बराबर कितने रुपए होते हैं, ऐसे देखते हैं, $1 बराबर ₹80, ठीक। तो अगर $1 बराबर अगर इसने एक ब्रेड खरीदा अमेरिका में, तो इसे एक ब्रेड के पैकेट मिल रहे हैं, यानी या ₹20 की जो है, जो हमारे यहाँ एक बोतल मिलती है, उसे एक बोतल मिल रहा है, ठीक। पर वही ₹80 में हमें 2 बोतल मिल रहे हैं, या हमें 4 बोतल मिल रहे हैं, पर वहाँ एक ही बोतल मिला, या मान लेते हैं 2 बोतल मिला एग्जाम्पल के लिए। तो $1 में हमें 2 बोतल पानी मिल रहा है और हमें ₹80 में इंडिया में 4 बोतल पानी मिल रहा है। तो हमारे रुपए का क्रय शक्ति ज़्यादा है डॉलर की तुलना में। डॉलर बहुत मजबूत है, ठीक है, पर अगर दोनों देशों की तुलना करें तो यूएसए में $1 में आपको 2 बोतल पानी मिल रहा है बिस्लेरी का, पर वही इंडिया में ₹80 में आपको 4 बोतल पानी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की रुपए भले कमज़ोर है डॉलर की तुलना में, पर इसकी क्रय शक्ति क्षमता ज़्यादा है। ध्यान रखें, खरीदने की क्षमता ज़्यादा है, तभी तो हम अगर $1 बराबर ₹80 है तो हमें भी ₹80 में 2 ही बोतल मिलनी चाहिए, पर हम तो 4 बोतल इंडिया में खरीद रहे हैं। पर इसका क्या मतलब है कि रुपए की क्रय शक्ति क्षमता ज़्यादा है। तो अब इसे समझते हैं। तो यह बताता क्या है कि हमारी मुद्रा जो है विदेशी मुद्राओं के मुकाबले वास्तव में कितनी मजबूत या कमज़ोर है जब महंगाई को भी जोड़ लिया जाता है। यानी हम नीड में क्या कह रहे थे, इन्फ्लेशन को ऐड नहीं कर रहे थे, बट अगर हम ऋण की बात करें तो उसमें क्रय शक्ति देखा जा रहा है वास्तविक, और इन्फ्लेशन को ऐड करके कैलकुलेट किया जा रहा है। तो ये अंतर है नीड और ऋण में, ठीक। अब जैसे ऋण कैसे काम करती है, इसकी अगर आसान भाषा में समझे तो ऋण 3 चीज़ों को जोड़कर बनती है। घरेलू मुद्रा की विनिमय दर, घरेलू मुद्रा की विनिमय क्या होती है, तो हम समझ गए कि अपनी घरेलू मुद्रा क्या है, रुपये है, उसकी विनिमय एक्सचेंज रेट क्या है उसका। व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्रा है, यानी जो दूसरा जो देश है जिससे हम जैसे मान लेते हैं इंडिया, और दूसरा साझेदार कोई भी देश हो सकता है, तो उसकी मुद्रा हो गई। तीसरा महंगाई दर का अंतर क्या है, कि जैसे $1 में वहाँ 2 बोतल मिल रहा था, हम $80 में ₹80 में 4 बोतल खरीद ले रहे हैं। तो इसीलिए रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहा जाता है। वो था नॉमिनल, नाम मात्र के, ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, ठीक। नाम से ही आप इसको तोड़ सकते हैं आसान भाषा में कि रियल है तो इसे रियल वाला मामला आएगा, वो नॉमिनल है तो नाम मात्र की होगी वो, ठीक। अब देखते हैं स्थिति क्या है। यदि ऋण बढ़ा तो मुद्रा मजबूत, निर्यात महंगा हो जाएगा। तो ध्यान दो, वहाँ भी था कि जैसे ही नीड बढ़ रहा था, ठीक, तो वहाँ भी क्या हो रहा था, मुद्रा जो है वो मजबूत हो रहा था, पर वो बस कंपैरिजन था, नॉमिनल था, नाम मात्र की, दोनों देशों की मुद्रा की तुलना हो रही थी। पर यहाँ क्रय शक्ति पे बात हो रहा है कि यदि ऋण बढ़ रहा है तो मुद्रा मजबूत हो रही है, एप्रिसिएशन हो रही है, तो निर्यात महंगा हो जाएगा। अब कैसे, देखो, जैसे अभी एकदम करेंट एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा रुपया $1 बराबर कितना हो गया हुआ है, $1 बराबर अभी रुपये लगभग मान लेते हैं ₹85, 90 मान लेते हैं कि ₹90 हो गया हुआ है, ठीक। तो यदि आप यूएसए से मान लेते हैं, ये इंडिया और ये यूएसए, अब आप यदि यहाँ से अगर कुछ सामान मंगाते हो, निर्यात करते हो, तो पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आप सामान मंगाओगे। तो निर्यात का क्या मतलब है, तो ये सॉरी ये तो उल्टा हो गया कि जैसे एक सेकंड, ये इंडिया और ये यूएस, ठीक। तो ये कह रहा है कि पहले इंडिया $1 बराबर इंडिया के ₹90 थे, तो ये इसका क्या मतलब है कि ये ऋण
कमज़ोर हो गया, यानी रुपए की जो है वास्तविक मूल्य कमज़ोर हो रही है, क्रय शक्ति कमज़ोर हो रही है। क्योंकि आप जो पहले 80 रुपये में 4 बोतल खरीदते थे, अब आप 90 रुपये में 4 बोतल खरीद रहे हो, तो आपकी तो वैल्यू कमज़ोर हो गई। तो अगर $1 बराबर अगर मान लेते हैं 80 रुपये है, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ तो मजबूती है, अभी भी बहुत कमज़ोर है, पर इसके कंपेरिजन में क्या है, मजबूत हो गया। तो ये कह रहा है कि अगर रीढ़ बढ़ेगा तो मुद्रा मजबूत हो गया, तो निर्यात महंगा हो गया। अब कैसे, अब इसको समझते हैं। जैसे ये $1 पहले सस्ता था, अब मजबूत हो गया, तो अब ये इंडिया, अब यूएसए, फिर पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, फिर इंडिया और यूएसए। अब देखो, तो पहले क्या करता था कि अगर यूएसए का कोई इंसान, निर्यात का क्या मतलब है, निर्यात का मतलब है कि हम अपनी सामान किसी को बेचते हैं, दूसरा देश खरीदता है। आयात का मतलब है कि हम मंगाते हैं, ठीक। तो निर्यात, अब जैसे इसने क्या किया, पहले क्या करता था, $1 पेमेंट किया तो इसको 90 रुपये के सामान मिलते थे, 90 रुपये के बराबर सामान मिलते थे। अब क्या कर रहा है वही बंदा, वहाँ का कोई बिजनेसमैन, $1 पेमेंट कर रहा है, तो अब उसको 80 रुपये का ही सामान मिल रहा है। तो हम क्या देखें कि जैसे ही मान लेते हैं रीढ़ मजबूत हुआ, तो हम निर्यात जो है घट गया। निर्यात क्यों घट गया, कि वो अब कहेगा कि भाई $1 में पहले मुझे 90 रुपये के सामान मिलते थे, अब ये $1 में 90 रुपये के सामान मान लो चाइना से मिल गया, कि ये चाइना हो गया और ये यूएसए हो गया। अब ये यूएसए का बिजनेसमैन कहेगा कि हम $1 वहाँ दे रहे, तो वहाँ मुझे 90 रुपये के बराबर सामान मिल रहा है और आपके यहाँ 80 रुपये के बराबर ही सामान मिल रहा है, तो हम वहाँ से क्यों नहीं मंगाएंगे जो आपके यहाँ से मंगाएंगे। इसीलिए निर्यात घट गया, कि जैसे ही निर्यात महंगा हुआ तो निर्यात महंगा होगा, तो ऑब्वियसली बात है निर्यात घट जाएगा। अगर रीढ़ कमज़ोर हो गया तो मुद्रा कमज़ोर हो गया, कि मान लेते ये रीढ़ यहाँ कमज़ोर हुआ, $1 बराबर 90 रुपये, तो क्या हो गया, मुद्रा कमज़ोर हो गया। मुद्रा कमज़ोर होगा तो निर्यात सस्ता होगा। अब मान लेते यहाँ 80 के जगह पे पहले अब $1 देगा, अगर वो 100 रुपये के सामान मंगाएगा तो वो तो खुश हो जाएगा कि भाई अब तो मैं चाइना से मंगाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे $1 में यहाँ 100 रुपये के सामान मिल रहे हैं, पहले 80 के मिल रहे थे, अब 100 90 के मिल रहे हैं। तो ये वाला प्रोसेस है। तो आप जब अगर ना समझ में आए तो इसको बार बार देखें, समझ में आ जाएगा। ये होती है थोड़ी कन्फ्यूजिंग। इसको एक और आसान सिंपल समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं इंडिया और ये यूएसए, फिर ये चीन और ये यूएसए, ठीक। तो जब रीढ़ बढ़ा तो रुपया मजबूत हुआ, मुद्रा मजबूत हुआ, यानी $1 बराबर मान लेते हैं 80। जब रीढ़ कमज़ोर हुआ, मुद्रा कमज़ोर, $1 बराबर 100। आप ध्यान रखो ये, ठीक। अब पहला देखते हैं हम, पहला कंडीशन क्या है कि रीढ़ मजबूत हुआ, रीढ़ बढ़ा तो मुद्रा मजबूत हुआ, तो ठीक है। अब तो हम पहले इस कंडीशन को समझते हैं दूसरे वाले, क्योंकि रीढ़ घटा तो मुद्रा। तो मान लेते हैं पहले क्या था, $1 बराबर उसने क्या करता था, $1 दिया तो 100 रुपये का सामान मंगाया, यानी 100 रुपये लिया वो, मान लेते हैं, तो उसको फ़ायदा था कि भाई हाँ ठीक है। दूसरा इसमें क्या कंडीशन हो गया कि अब क्या कह रहा है कि वो $1 तो दे रहा है, पर उसके जगह पे जो है 80 रुपये ही मिल रहा है, यानी 80 रुपये का सामान मंगा रहा है। तो कह रहा है कि अब मैं यहाँ नहीं करूँगा, अब कोई अन्य देश होगा जो अगर 80 रुपये की जगह पे उसको 90 रुपये या 100 रुपये का सामान मिल रहा होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ से मंगाएगा, क्योंकि आपके यहाँ से नहीं मंगाएगा, क्योंकि आपका महंगा हो रहा है। तो यही वाला मामला है, ठीक, कि अगर रीढ़ मजबूत हुआ, मुद्रा मजबूत, निर्यात महंगा हो जाएगा। निर्यात जैसे ही महंगा हो गया तो निर्यात घट जाएगा। रीढ़ कमज़ोर हुआ, मुद्रा कमज़ोर हो गया, निर्यात सस्ता हो गया, तो निर्यात में वृद्धि हो जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं, रीढ़ बराबर इसका असली मतलब क्या होगा, तो रुपए की असली ताकत यानी महंगाई जोड़ करके बात किया जाता है। यह देखता है कि रुपया तो बदला, लेकिन क्या चीज़ें सच में महंगी हुई या सस्ती हुई। यानी डॉलर जो है 70 से 80 हो गया, पर भारत में महंगाई कम है, अमेरिका में महंगाई बहुत ज़्यादा। तो अब इसका एक और कंपैरिजन है कि अलग अलग डायमेंशन से आप सोच सकते हो, ये जैसे भी रीढ़ हो या तो। अब जैसे देखो, डॉलर 70 से 80 हो गया, मान लेते हैं कि पहले 70 रुपये था, $1 बराबर, ठीक। अब हो गया $1 बराबर कितना, 80 रुपया हो गया। तो पहले भी यदि 70 रुपये में यदि 4 बोतल मिलता था, तो अब भी 80 रुपये में जो है 4 बोतल और उतना ही कुछ मिल रहा है, या 4.5 बोतल मान लेते हैं मिल रहा है, एक 4 बोतल और एक छोटा सा। तो महंगाई बढ़ा नहीं है भारत में, रुपये उतना ही है, पर यहाँ क्या है कि मान लेते $1 है, अब $1 में 80 हो गया, पर यहाँ पहले 2 बोतल मिलता था, अब 1 बोतल मिल गया। तो अभी भी हमारा रुपया ही मजबूत है। क्यों? क्योंकि क्रय शक्ति क्षमता जो है हमारा बढ़ा हुआ है डॉलर के मुकाबले, ठीक। आप तुलना करें कि अगर $1 में कितना सामान खरीद पा रहा है, क्या उतना ही सामान हम 80 रुपये में खरीद पा रहे हैं कि नहीं। अगर खरीद पा रहे हैं तो उससे ज़्यादा क्रय शक्ति हमारी है। तो रीढ़ कहेगा असल में रुपया इतना कमज़ोर नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारी सैलरी कितनी है, 1 लाख है, अब हो गई कितना, 10,000 है, अब हो गई 12,000, लेकिन सब्जी दूध किराया सब दोगुना हो गया। तो अब मान लेते हैं आपका सैलरी तो 2,000 बढ़ गया, लेकिन आप पहले 10,000 रुपये में क्या करते थे, एक फॉर्च्यूनर खरीद पाते थे। अब 12,000 में भी आप एक फॉर्च्यूनर नहीं खरीद पा रहे हो। तो इसका क्या मतलब हो गया कि पहले आपकी क्रय शक्ति क्षमता ज़्यादा थी, अब आपका सैलरी बढ़ भी गया,
फिर भी आप फॉर्च्यूनर नहीं खरीद पा रहे, तो आपका मतलब है कि आपकी क्रय शक्ति क्षमता कम हो गई, तो इसका मतलब ये तो कमजोर ही हो गया, तो आपको फ़ायदा कहाँ होगा। तो जो सिर्फ सैलरी देखे जो नीड हो गया, और जो सैलरी प्लस महंगाई, यानी सैलरी भी देख रहा है और देख रहा है कि सैलरी की तुलना में जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं उसकी महंगाई कितना है, वो रीढ़ हो गया। अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो जब रीढ़ ज़्यादा हो तो निर्यात प्रभावित होता है। वही हमने बात किया कि जब रीढ़ ज़्यादा हो तो निर्यात महंगा होगा, घट जाएगा। व्यापार घाटा बढ़ सकता है। व्यापार घाटा कैसे बढ़ेगा, तो निर्यात होगा ही नहीं जल्दी, आयात ज़्यादा हो जाएगा। विदेशी वस्तु सस्ती लगती है। अब रीढ़ ज़्यादा का जैसे हो तो निर्यात प्रभावित, व्यापार घाटा बढ़ सकता है। इसको फिर एक और बार समझते हैं कि जैसे अब दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि पहले आपने $1 में जो है आपको $70 मिलता था, तो आप $1 में इंडिया में मान लेते हैं कि 5 केजी टमाटर खरीदते थे, $70 में 5 केजी खरीदते थे। अब रीढ़ बढ़ गया, ये पहले की बात है कि रीढ़ नॉर्मल थी, बढ़ा नहीं था। अब जैसे ही बढ़ गया तो आप कह रहे हो आपको जो है $1 में अब 4 केजी टमाटर मिल रहा है। भले ही रुपए की दाम जो है वो 80 हो गए, लेकिन वस्तु का कीमत भी बढ़ गया, तो 4 ही केजी ₹80 में टमाटर, यानी पहले $70 में आपको 5 केजी मिलता था, लेकिन $80 में अब 4 केजी मिल रहा है, तो अब वो तो निर्यात करेगा ही नहीं, वो तो सामान मंगाएगा ही नहीं किसी दूसरे देश का। क्यों? क्योंकि कहेगा कि भाई पहले $1 में 5 केजी मिलता था, तो $1 में मान लेते ₹70 था तो 5 केजी मिलता था, अब $1 में ₹80 हो गया, फिर भी 4 ही केजी मिल रहा है। तो पैसे की तुलना जो है सामान से करते कि महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ठीक, मार्केट की इन्फ्लेशन कितनी है। तो जैसे ही अगर मान लेते हैं कि अगर वो निर्यात करना बंद कर दिया तो व्यापार घाटा बढ़ जाएगा। व्यापार घाटा क्यों बढ़ जाएगा, तो अब इंडियन क्या करेंगे, किसी अन्य मान लेते यूएसए का एग्जाम्पल है, अब वहाँ से ये $80 पे करेंगे तो इनको ज़्यादा सामान मिलेगा। क्यों? क्योंकि रुपए की क्रय शक्ति क्षमता ज़्यादा है, तो वहाँ से ज़्यादा सामान मिलेगा, तो क्योंकि रुपए की वैल्यू बढ़ गई। तो जैसे अब आयात ज़्यादा होने लगा, निर्यात कम होने लगा, तो व्यापार घाटा बढ़ गया। विदेशी वस्तुएं सस्ती लगने लगती, ऑब्वियसली बात है। अब मान लेते हैं ये पहले $1 बराबर कितना था, 70 था, अब $1 बराबर मान लेते हैं 60 हो गया, तो ऑब्वियसली बात है हो जाएगा। जब रीढ़ कम हो तो निर्यात बढ़ता है। अब आप इसका उल्टा कर लेना, घरेलू उद्योग को लाभ होता है, आयात महंगा हो जाता है, तो इससे हमें ही थोड़ा फायदा होगा, पर एक लिमिट तक, ठीक। तो हमने क्या समझा, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो जैसे ही रीढ़ ज़्यादा निर्यात घट सकता है, ठीक। तो अब देखो, अब इससे ध्यान से समझते हो कि क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगी, क्योंकि मामला क्या है, ठीक है, वो तो हम प्रोसेस समझ रहे थे। अब आप देखो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की बात करते हैं कि निर्यात प्रतिस्पर्धा क्या है, तो रीढ़ ज़्यादा निर्यात घट सकता है, ट्रेड डेफिसिट होगा, रीढ़ अधिक होने से आयात बढ़ता है, घाटा बढ़ेगा। अब रीढ़ में वृद्धि का सही अर्थ क्या है कि रीढ़ बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि रुपया वास्तविक रूप से मजबूत हुआ। इसका सीधा प्रभाव होता है कि भारतीय वस्तुएं विदेशों में महंगी हो जाती है, निर्यात घटता है, दुनिया के बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, जब भारतीय वस्तुएं बाहर महंगा हो जाएगा, ठीक, तो निर्यात घट जाएगा, निर्यात घटेगा तो दुनिया के बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। इसीलिए रीढ़ ज़्यादा है तो व्यापार प्रतिस्पर्धा घटती है, बढ़ती नहीं है। रीढ़ ज़्यादा हो गया, निर्यात का प्रॉब्लम हो गया कि निर्यात घट गया, महंगाई बढ़ गया, तो उससे प्रतिस्पर्धा कहाँ बढ़ेगी, वो तो अनइक्वल हो गया, तो प्रतिस्पर्धा घट जाती है, बढ़ती नहीं है। ध्यान रखें, सीधा सा एक एग्जाम्पल समझते हैं इसके कि पहले भारत की शर्ट जो है विदेश में $10 में बिकती थी। मान लेते हैं कि यहाँ से शर्ट बन के गया भारत की शर्ट, और विदेश में कितने में थे, $10 में। रीढ़ बढ़ने के कारण अब महंगाई बढ़ गया भारत में, तो अब वही शर्ट जो है $15 की हो गई। मान ले वहाँ अब यहाँ से महंगा हो गया तो वहाँ भी जाएगा तो महंगा होगा, तो $15 की हो गई। तो अब विदेशी खरीदार कहेगा कि मैं चीन से सस्ती ले लूँगा, क्योंकि भाई पहले $10 में मिलता था, अब मुझे $10 में चीन में मिलेगा, तो मैं $15 की क्यों लूँगा। मतलब भारत की प्रतिस्पर्धा कमज़ोर हो गई। क्यों? क्योंकि अब चाइना और भारत जैसे यूएसए से प्रतिस्पर्धा व्यापार कर रहे थे, तो अब यूएसए भारत की प्रतिस्पर्धा की तुलना में वो चाइना से ज़्यादा बढ़ गया, ठीक। तो अन्य देशों की मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीड और रीढ़ के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। इसका क्या मतलब है, अब ये देखते हैं। तो इसका अर्थ है, सिंपल अगर लैंग्वेज में समझे तो भारत में महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है और विदेशों में महंगाई कम है। क्या कह रहा है कि अन्य देशों की मुद्रास्फीति के सापेक्ष, वहाँ जो मुद्रास्फीति है उसके सापेक्ष जो है घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है, वहाँ जितना है उससे ज़्यादा यहाँ बढ़ रही है। उसकी प्रवृत्ति जो है नीड और रीढ़ के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। यानी अगर अमेरिका में या चीन में जितनी महंगाई है उससे ज़्यादा यदि अगर भारत में बढ़ रहा है, तो उसके दोनों देशों के बीच जो है अगर महंगाई का सापेक्ष ये है तो नीड और रीढ़ के बीच जो है वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। यानी नीड और रीढ़ के बीच का अंतर बढ़ने लगेगा, अपसरण होगा। अपसरण का क्या मतलब है, अपसरण का मतलब है वही दूर जाना, अपसरण का मतलब होता है अलग अलग होना, तो वर्धमान मतलब बढ़ना।
तो अंतर बढ़ने लगेगा। इसे ही कहा गया है वर्धमान अपसरण यानी इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस। ऐसा क्या होता है, तो नीड क्या देखता है कि सिर्फ विनिमय दर, महंगाई को नहीं देखता है। रीढ़ क्या देखता है, विनिमय भी दर भी देखता है और महंगाई का असर देखता है। तो अगर महंगाई बढ़ने लगा तो ऑब्वियसली बात है विनिमय दर भी अलग हो जाएगा और महंगाई दर अलग अलग होने लगे। अब जैसे इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि नीड स्थिर है, 100 रुपये की है, कि नीड स्थिर है $1 बराबर 100 रुपये, या किसी और देश की मुद्रा जितना है उसके बराबर 100 रुपये। भारत की महंगाई 10% है, विदेशी देशों की महंगाई 2% है। अब क्या होगा, भारत में चीज़ें तेज़ी से महंगी होंगी, भारत के समान विदेश में और महंगे होंगे, क्योंकि भारत में महंगाई 10% है और विदेशी देशों की महंगाई 2% है, पर रुपये 100 रुपये है। प्रतिस्पर्धा घटेगी, इसका असर पड़ेगा रीढ़ पर, नीड पर नहीं पड़ेगा। ठीक, इसीलिए क्या होगा कि नीड जो है लगभग वही रहेगा क्योंकि महंगाई नहीं देखता है। रीढ़ क्या है, तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि महंगाई जोड़ता है, तो दोनों के बीच में अंतर पड़ने लगेगा। यही है नीड और रीढ़ के बीच का बढ़ता अंतर, जिसे वर्धमान अपसरण कहते हैं। अब इसको हम वही यूएसए और इंडिया का एग्जांपल डॉलर और रुपए से लेकर समझते हैं कि अब देखो, जैसे $1 बराबर पहले मान लेते हैं 100 रुपये था, तो ये स्थिर है। ठीक, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ महंगाई यूएसए में 2% है, पहले यहाँ 2% थी, इंडिया में भी, अब यहाँ आकर के 10% हो गई। तो अब $1 बराबर आप खरीदते थे, मान लेते हैं कि 2 बोतल पानी, ठीक, पानी खरीदते, 2 बोतल पानी की बोतल खरीदते थे, तो उस टाइम पे इंडिया में भी 2% महंगाई थी, तो आप 100 रुपये में 2 बोतल खरीदते थे मान लेते हैं, या आप 4 बोतल खरीदते थे। अब क्या कह रहे हैं कि महंगाई 10% हो गई, तो आप अब यहाँ एक ही बोतल खरीद रहे हो, तो ये तो चीज़ें महंगी हो गई। तो अगर यहाँ महंगा है तो आप जब किसी देश को निर्यात करोगे तो वहाँ भी महंगे में बिकेगी, तो फिर वो आपका महंगा सामान क्यों लेगा। इसीलिए नीड और रीढ़ के बीच जो है अपसरण हो जाता है, वर्धमान अपसरण बढ़ जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, मामला क्या कह रहा था। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कॉन्सेप्ट क्या है नीड और रीढ़ का। अब आप ध्यान से समझो क्या कह रहा है। अंकित प्रभावी विनिमय दर, जो अंकित होता है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी मान लेते हैं ये कोई एक मुद्रा है जिस पे अंकित है, बस उतना ही, नॉमिनल की बात कर रहा है, तो नॉमिनल अंकित में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर मान लेते हैं $1 था, तो अगर पहले 70 रुपये था, तो ये बस केवल देखता है कि वैल्यू कितना है। तो अगर इसको 60 रुपये हो गया तो रुपए की वैल्यू वृद्धि हो गई, तो नीड बढ़ गया, यानी अगर ये नॉमिनल बढ़ गया तो मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। ये ऑब्वियसली बात है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा को सुधार को दर्शाता है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि जो है निर्यात घटाता है। जैसे ही निर्यात महंगा करता है, जैसे ही निर्यात महंगा हो गया निर्यात घटेगा, निर्यात घटेगा तो वो किसी और देश से करेगा, तो हमारा प्रतिस्पर्धा में सुधार नहीं होता है, कमी होने लगती है प्रतिस्पर्धा में। तीसरा है अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति के बढ़ने की प्रवृत्ति जो है नीड और रीढ़ के बीच वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर देता है। तो बिल्कुल, क्योंकि हम मान लेते हैं कि वही $1 बराबर 100 स्थिर था, पर यहाँ 2% महंगाई है और यहाँ भी 2% था, अब 10% हो गया, तो अपसरण उत्पन्न कर देगा। तो हमारा दूसरा गलत है। तो दूसरा गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत, तो 1 और 3 सही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नीड और रीढ़ है क्या। ये बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट था इसी इकोनॉमी का, इसीलिए इतना करना पड़ा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। दूसरा ऑप्शन है, यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है, रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है, तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। ठीक, अब सही है गलत इसको एनालिसिस करेंगे। यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। अब समझते हैं पहले स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है, मान लेते हैं ये आरबीआई है और ये मार्केट है। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो मार्केट में मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है क्या, एक डायमेंशन से हम समझे तो वहाँ मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी की मार्केट में ऑलरेडी सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि मनी सब ज़्यादा है। अगर मान लेते हैं वस्तु स्थिर है या कम है गुड्स, तो अगर मनी ज़्यादा है तो मनी ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगा। क्योंकि अब आप कहोगे टमाटर, मान लेते हैं मार्केट में कि 1 केजी टमाटर है, आपके पास पैसे हैं, अब आप कहोगे कि मैं 1 केजी टमाटर का दूंगा 100 रुपये, दूसरा आया कहेगा कि मैं 200 दूंगा, तीसरा आया कहेगा कि मेरे पास ज़्यादा पैसे है तो मैं 300 दूंगा। तो इससे क्या हो गया कि वस्तु तो स्थिर है, पर अगर जैसे ही मनी सप्लाई ज़्यादा हुआ, आपके पास पैसे ज़्यादा है, तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो वही कह रहा है कि अगर मान लेते हैं मुद्रास्फीति अत्यधिक है
तो आरबीआई जो है संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। तो अब क्या है, आरबीआई मान लेते हैं वो सरकारी प्रतिभूति खरीदता है ओएमओ के माध्यम से, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो हम समझते हैं कि मान लेते हैं इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, जैसे ही सरकारी प्रतिभूति खरीदने के लिए कुछ पैसे देगा, रुपए देगा, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा। तो जैसे ही अगर ये पैसे दिया तो पहले तो मार्केट में ज़्यादा पैसा था ही, और पैसा आ गया तो और गड़बड़ हो जाएगी कि पहले मार्केट में जितना पैसा था आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद करके और पैसे मार्केट में दे दिए, तो उससे पहले इतना पेमेंट था अब इतना हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो ये गलत है। क्या करता है आरबीआई, यदि मुद्रास्फीति ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा मार्केट में। ठीक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको ओएमओ आप हटाइए, सीधे मार्केट लिखिए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल किया तो उससे जो पैसे जो एक्स्ट्रा थे वो अतिरिक्त करके वो चूस लिया पैसे, तो पैसे वापस लेता है। तो ये उल्टा दिया हुआ है, संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियाँ जो है खरीद सकता है नहीं, बल्कि सरकारी प्रतिभूति बेचता है, जिससे मार्केट में अतिरिक्त पैसे हैं वो अपने पास चूस लेता है वो। ठीक, तो ये गलत हो गया हमारा। तो अब एलिमिनेशन की बात करें तो अगर ये आप गलत कर देते तो सीधे आंसर पे पहुंच जाते, क्योंकि 3 क्वेश्चन वालों में प्रायः 3 ऑप्शन जो होते हैं उसमें ऐसा, जैसे हमने अभी देखा, एक सेकंड आप आते हैं पहले दूसरे पे, तो जैसे ही अगर हमने देखा कि उस समय दूसरा गलत था तो आप देखो 2 काट दिए, 2 काट दिए, 2, 1 और 3 सही है। 3 ऑप्शन वाले में हमेशा ध्यान रखें, एक कोशिश करें गलत ढूंढने की, और प्रायः ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन में तीनों का तीनों सही नहीं होगा, ये ऐसा ट्रेंड है। रेयर केस में तीनों का तीनों सही होता है। आप अगर ऑप्शन देखें तो आप ऑप्शन में देखें 2, 2, 2, 3, तो इसमें कह रहा है कि मिनिमम 2 सही है, यानी ऑप्शन ये खुद यूपीएससी खुद कह दिया कि भाई इसमें से तुमको 2 कोई सही करना है, 3 भी सही हो सकता है पर मिनिमम 2 सही है आपका। तो अगर मान लेते हैं आपने पहले गलत ढूंढ लिया कि मैंने ये देखा, अगर ये गलत आ गया तो आप सीधे आ जाओ, एक गलत हो गया, एक वाला ऑप्शन काट दिए, एक काट दिए, बचा 2 और 3, बस। अब 2 और 3 आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, अगर आप एक कन्फर्म हो तो आंख मूंद करके आप मारो कि हाँ ये बी आंसर होगा, नीड नहीं है सोचने की। क्यों? क्योंकि आप इसमें कन्फर्म हो, पर फिर भी आप ऑप्शन पढ़ लिया करो। ठीक, तो ये हमारा सरकारी प्रतिभूति खरीद सकता है, ये उल्टा दिया हुआ है। ठीक, ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं यही आरबीआई और फिर ये मार्केट। अब कह रहा है कि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास। रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास क्या है कि मान लेते हैं रुपए की मात्रा पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, तो उसके मूल्य में कमी आएगा। यानी रुपए की जो अगर मात्रा बढ़ गया तो उसके वैल्यू में जो है कमी आ जाएगी, मूल्य उसका ह्रास होने लगेगा, वैल्यू जो है कम होने लगेगा। मात्रा बढ़ा जैसे ही तो वैल्यू बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि क्या आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय करेगा। तो मान लेते हैं पहले कि $2 था मार्केट में। ठीक, तो यहाँ क्या थे कि मूल्य 90 रुपये थे। ठीक, $1 बराबर 90 रुपये, तो यहाँ 180 रुपये थे कि मूल्य का कमज़ोर हो रहा था। ठीक, इसको आप एक ही डॉलर से समझिए कि $1 बराबर मार्केट में वैल्यू क्या हो गया था, तो 90 रुपये हो गया। क्यों? क्योंकि रुपए की अधिकता हो गई थी और डॉलर की मार्केट में कमी हो गई थी। ये मार्केट में, अगर मार्केट में देखें तो डॉलर कम हो गया और रुपए ज़्यादा हो गया। ठीक, तो अब क्या किया आरबीआई कि वो डॉलर बेचेगा। डॉलर क्या किया, बेचेगा, और जो मार्केट में रुपए जो है, अब डॉलर दिया तो रुपए को खरीदेगा। तो जैसे ही अगर मार्केट में रुपए ज़्यादा थे तो अब इसमें डॉलर बढ़ गए और रुपए कम हो गए। तो अब जैसे $3 हो गए, 3 रुपये, तो अब स्थिति सिचुएशन ठीक हो जाएगी कि रुपए का तेज़ी से मूल्य ह्रास अब कम हो जाएगा। तो पहले अगर $1 बराबर 90 रुपये थे तो उसने डॉलर मार्केट में ज़्यादा दे दिए, रुपए खींच लिए, तो अब $1 बराबर जो है 70 रुपये हो गए, तो मूल्य ह्रास कम हो गया। ठीक, तो डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है, बिल्कुल सही है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होगी तो इसे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। अब ये समझो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ी अदर देशों से कंपेरिजन करके बनेगी। अब जैसे मान लेते ये इंडिया है और ये है यूरोपीय यूनियन, वहाँ अगर ब्याज दरें गिरी, ब्याज दरें का क्या मतलब, मान लेते आप एक कंपनी हो और आपने यहाँ निवेश किया, ठीक है, किसी मार्केट में, तो आपको पहले कितने ब्याज मिल रही थी, 4 रुपये की। आपने कुछ निवेश किया 4 रुपये की, अब जब ब्याज दरें गिर गई तो आपको 3 रुपये की निवेश मिलने लगी। तो यही कंपनी को, अगर ये यूरोपीय यूनियन है, अगर ये इंडिया में निवेश किया और इसको अगर 4 रुपये या 5 रुपये ब्याज दर मिल रहा है तो यूरोपीय यूनियन से ना कट करके ये कहाँ निवेश करेगा, ऑब्वियसली इंडिया में निवेश करेगा। तो अगर जहाँ
यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरी तो इंडिया में निवेश आने लगेगा। जैसे इंडिया में निवेश आएगा तो डॉलर आने लगेगा। जैसे ही डॉलर आएगा तो मार्केट में डॉलर ज़्यादा हो जाएगा, रुपए की मजबूती होने लगेगी। तो जैसे ही अगर मार्केट में डॉलर ज़्यादा हो गया तो आरबीआई डॉलरों की खरीद करने की कोशिश कर सकता है, खरीद फरीद कर सकता है, यानी मार्केट में बैलेंस बना के रखता है। अगर डॉलर एक लिमिट से ज़्यादा होने लगा तो डॉलर को बाई करेगा, अगर रुपये ज़्यादा होने लगा तो रुपये की बाई करने लगा। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट वो डॉलर की बाई कर रहा है, रुपये की बाई कर रहा है, पर ये सिंपल एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो यूएसए या यूरोपीय संघ ब्याज दरें, अगर वहाँ ब्याज दरें गिरती है तो ऑब्वियसली बात है निवेशक भारत में निवेश करेंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा ब्याज मिलेगी, तो इससे डॉलर आएगा। डॉलर आएगा तो आरबीआई डॉलरों की खरीद को प्रेरित हो सकती है। तो हमारा पहला गलत था, तो दूसरा और तीसरा सही है। अब इसकी देखते हैं मुद्रास्फीति क्या है, बाकी इसकी डिटेल देखते हैं। मुद्रास्फीति का आप ये समझो कि बस रुपए की कीमत, रुपए की मात्रा बढ़ती जा रही है पर वैल्यू कम जाती है, वस्तु उतना ही स्थिर है। मुद्रास्फीति की अलग अलग डायमेंशन होती है, केवल एक ही डायमेंशन नहीं होती है। अब इन्फ्लेशन की बात करते हैं। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में लगातार वृद्धि होती है। ठीक, वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य जो कीमत है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। कि पहले मान लेते हैं 1 रुपये में 5 रुपये की पार्ले जी मिलती थी, अब क्या हो गया, 5 रुपये में 1 पार्ले जी की बिस्किट मिलती थी पैकेट, अब 10 रुपये में मिलने लगा एक ही पार्ले जी, कभी कभी 20 रुपये में मिलने लगा। तो ये महंगाई बढ़ने लगी कि भाई एक ही पार्ले की जी की डिब्बा है, पहले 1 रुपये में मिलती थी 3 रुपये, अब तो 5 रुपये में मिलने लगी, तो अब तो बात ही अलग है। अब पार्ले जी की क्वालिटी भी, वो क्वांटिटी भी कम हो गई है और क्वालिटी भी कम हो गई है। पार्ले जी खाने की आदत क्या नहीं, मैं तो अभी भी खाता हूँ, पर उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कम रहती है। सरल शब्दों में बात करें तो जब एक ही पैसे से पहले जितना सामान आता था अब उतना नहीं आता, वही मुद्रास्फीति है। ये बहुत सिंपल शब्द है, ठीक, आप इसे ध्यान रखें। अगर कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति की बात करें, कारण के आधार पर, ठीक, रीजन बेस्ड, तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यानी डिमांड ज़्यादा हो गया, जब मांग आपूर्ति की तुलना में ज़्यादा हो गई, कि वस्तु उतनी ही है, आपूर्ति कम है पर उसकी मांग ज़्यादा हो गई, ठीक, तो वो हो गया। कारण है लोगों की आय बढ़ गया, अब जैसे लोगों की आय बढ़ने लगा तो डिमांड ज़्यादा। अब गरीब लोग पहले क्या करते थे, मान लेते हैं कोई कार नहीं खरीदते थे, ठीक, मान लेते हैं कि फॉर्चूनर की बात करें अभी 35 लाख उसकी रेट है, 40 लाख है, तो गरीब लोगों जो मिडिल क्लास के हैं वो लोग नहीं खरीदते हैं इसे। अब उनकी इनकम बढ़ गई, अब उनकी इनकम मान लेते हैं 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए पर मंथ हो गई, 1 CR, तो अब वो खरीदने लगेंगे। तो जैसे ही अगर यहाँ खरीदने लगेंगे तो पहले 40 लाख में मिलती थी, अब 50 लाख में मिलेगी, 60 लाख में मिलेगी, तो डिमांड बढ़ जाएगी। सरकारी खर्च बढ़ना, अब सरकारी खर्च बढ़ने लगा तो उससे भी हो जाती है। आसान ऋण देना यानी बहुत सस्ती ब्याज दर पर ऋण देना, तो जैसे ही ऋण आप ज़्यादा दोगे तो मार्केट में पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, तो पैसे ज़्यादा आ जाएंगे तो फिर वही बात है। सरकारी खर्च बढ़ना मतलब सब्सिडी में किसी भी तरीके से खर्च करना, तो उससे भी मार्केट में जब पैसे आ जाए तो ऑब्वियसली बात है, जब ये ध्यान रखें कि जब लोगों के पास इनकम आ रहे हैं किसी भी तरीके से आए, ज़्यादा इनकम आने लगे, ज़्यादा मनी आने लगे, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए, तो उससे ऑब्वियसली बात है कि अगर आपूर्ति कम होगी तो डिमांड उसका बढ़ ही जाएगा। उदाहरण के लिए लोग ज़्यादा फ़ोन खरीदते हैं लेकिन उत्पादन कम है, कीमत बढ़ती है, ठीक। दूसरा है लागत प्रेरित, पहला है कारण बेस्ड था कि कारणों के आधार पर मांग प्रेरित था, कारणों के आधार में ही दूसरा है लागत प्रेरित है कि जब उत्पादन लागत बढ़ती है। उत्पादन लागत का क्या मतलब, अब तेल महंगा हो गया, जैसे मान लेते हैं पहले 1 बैरल तेल, 1 बैरल में शायद 159 लीटर के करीब, या सीधे शायद 58 या 59 लीटर होती है, या 159 या 58, मुझे उतना वो एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मान लेते हैं पहले जो है 1 बैरल में जो है मतलब 1000 रुपये लगते थे उसको प्रोडक्शन करने में, तो वो सब काट वो लेकर के उसकी कॉस्ट वगैरह लेकर के 1500 में बिकती थी। अब इसकी उत्पादन लागत ही यदि 1500 हो गई तो अब कितना बिकेगा, वो 2000 में बिकेगा। तो उसे क्या कह रहा है कि वही की उत्पादन लागत यदि बढ़ जाती है किसी भी चीज़ में, अगर प्रोडक्शन, जैसे मान लेते हैं पहले 1 kg टमाटर उपजाने में जो है 10 रुपये लगता था, तो वो 15 रुपये में सब कॉस्ट लेकर के बिकते थे। अब वही 1 kg टमाटर का उत्पादन करने में 15 रुपये लगते हैं, तो अब कितने में बेचेंगे, तो 20 रुपये में। तो यदि उत्पादन लागत बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है उससे भी महंगाई बढ़ जाए, इसे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक। और पहले का था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी डिमांड के आधार पे हो गया और ये कॉस्ट के आधार पे हो गया, लागत के आधार पे। कारण क्या है, तेल महंगा हो गया, मजदूरी बढ़ गई, बिजली महंगी हो गई, ये सब इनपुट है। जो इनपुट महंगा हो गया तो ऑब्वियसली बात है उत्पादन लागत महंगा हो जाएगा। उदाहरण के लिए डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जी महंगी हो गया। डीजल महंगा हो गया वहीं से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया तो सब्जी ट्रांसपोर्ट से आती है तो वो भी महंगी हो गई। तीसरा है कारण में ही, कारण आधारित में ही आपूर्ति आघात मुद्रास्फीति, यानी सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, कि सप्लाई कम गया, कि जब आपूर्ति अचानक घट जाती है, पैसे मान लेते हैं उतना ही है पर एक आपूर्ति ही घट गई। पहला था कि मांग बढ़ गया, आपूर्ति उतनी है। दूसरा में उत्पादन ज़्यादा लागत, उत्पादन लागत बढ़ गया। तीसरा में कह रहा है कि आपूर्ति ही घट गई, कि पहले मान लेते हैं
1 kg टमाटर आता था, अब आधे kg ही आ रहे हैं, ठीक। तो आधे kg, अब तो लोगों के पास पैसे उतने हैं, तो जैसे ही आधे kg आ रहे हैं तो लोग डिमांड तो उतना ही करेंगे, तो उससे भी मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। कारण क्या है? सूखा हो गया, युद्ध हो गया, महामारी हो गया, बाढ़ हो गया, इन सभी कारणों के आधार पर हो जाते हैं। तो हमने अभी देखा कि ये कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति की बात किया। दूसरा है गति के आधार पर मुद्रास्फीति, यानी सरकती या मंद मुद्रास्फीति, यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी मंद या सरकती, धीरे धीरे कमजोर हो रही है। 2 से 3% तक अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य और स्वीकार्य है ये। तो आप बस ध्यान रखें, सरकती या मंद मुद्रास्फीति जो धीरे धीरे 2 से 3% कम महंगाई दर होती है। चलती या मध्यम मुद्रास्फीति मतलब 5 से 10%, यानी धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है, ठीक, वो धीरे धीरे कम हो रही थी। तीव्र मुद्रास्फीति बहुत तेजी से ग्रोथ करती है, जैसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो 10 से 20% या उससे अधिक वाली होती है उसे तीव्र इन्फ्लेशन कहते हैं। जो 2 से 3% है उसे सरकती या मंद, जो चलती या मध्यम जो है या वॉकिंग इन्फ्लेशन 5 से 10, और तीव्र जो है वो 10 से 20 होता है। और अति मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें तो बहुत तेज और अनियंत्रित वृद्धि, उदाहरण जर्मनी 1923 में हुआ, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, इन सभी में हुए थे। मेन रीज़न की बात करें तो अधिक मुद्रा आपूर्ति, एक ये भी रीज़न हो सकता है कि जैसे ही अगर सरकार ज़्यादा नोट छापती है, पैसा बढ़ा, कीमतें बढ़ गई। किसी भी रीजन से पैसे बढ़ेंगे तो आप समझ लो अगर आपूर्ति उतनी ही है, अगर वस्तु की आपूर्ति उतनी है, वस्तु उतनी है, मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा बढ़ गई तो मांग बढ़ जाएगा। तो मांग बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है, मांग में वृद्धि, आय बढ़ी, खर्च बढ़ा, मांग बढ़ी, कीमत बढ़ गई। उत्पादन लागत में वृद्धि समझ लें, आपूर्ति में कमी, वो भी एक है। आयातित मुद्रास्फीति यानी विदेशों से महंगा सामान आयात करना, तो उससे महंगाई बढ़ जाएगी। कर और शुल्क में वृद्धि, यानी क्योंकि अगर आयात महंगा करोगे तो आप यहाँ बेचोगे भी तो महंगे में। कर और शुल्क में वृद्धि, जैसे जीएसटी एक्साइज बढ़े तो उससे भी महंगाई बढ़ेगी। जमाखोरी और काला बाजार, तो कृत्रिम कमी पैदा होती है कि आप पैसे किसी भी चीज़ की जमाखोरी कर रहे हो, काला मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो आप। प्रभाव की बात करें तो नकारात्मक गरीब पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, जीवन यापन महंगा हो जाता है, बचत घट जाती है क्योंकि आपका जो सेविंग है उससे आप खर्च करने लगते हो। सकारात्मक की बात करें तो निवेश बढ़ता है, रोजगार में वृद्धि होती है, निवेश बढ़ता है। अब जैसे मान लेते हैं कि रोजगार में कैसे वृद्धि होती है, तो पहले अब जैसे मान लेते हैं 1 kg टमाटर था, उसकी मांग ज़्यादा हो गई, तो किसान क्या है अगली बार वो सोचेगा कि डिमांड ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा मिले तो मैं 5 kg उत्पादन करूँगा। 5 kg उत्पादन करेगा तो पहले 1 kg के लिए 1 मजदूर रखता था, 5 kg के लिए 5 मजदूर रखेगा, तो रोजगार में वृद्धि हो गई। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो सकती है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक। अब निवेश में वृद्धि का क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं कि आपके पास पैसे ज़्यादा है, मार्केट में पैसे मनी ज़्यादा है, तो अब आपके पास पैसे ज़्यादा है, किसी कंपनी में आप आराम से निवेश करोगे, अंधाधुंध निवेश करोगे तो निवेश बढ़ता चला जाएगा। ऐसे आरबीआई कैसे नियंत्रण करता है? तो रेपो रेट बढ़ाकर, सीआरआर बढ़ाकर, ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से। ये आप पढ़ोगे या आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेपो रेट कैसे बढ़ाएगा। तो रेपो रेट होता है कि आरबीआई जो है बैंक को ऋण देता है, ठीक। तो ये अगर ऋण देता है तो उससे ब्याज दर भी लेता है। तो मान लेते हैं कि अगर पहले 4% ब्याज लेता था, अब जैसे ही तो बैंक क्या करेगा, आगे लोगों को ऋण देगा, पीपल्स को, कि क्या करेगा वहाँ मार्केट में या लोगों को क्या करेगा, ऋण देगा। तो अगर ये 4% पे दिया तो ये इसे क्या करेगा, 6% के दर से ऋण देगा। अगली बार आरबीआई क्या करेगा, जब देखा कि लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो गए तो बैंक को क्या किया कि 5% के हिसाब से ऋण दे दिया, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ 7% के हिसाब से लेगा। तो जैसे ही 7% के हिसाब से लिया या 8% के हिसाब से, तो लोग ऋण कम लेने लगेंगे, ऋण कम लेने लगेंगे तो मार्केट में मनी कम हो जाएगी। सीआरआर बढ़ाकर, कैश रिजर्व रेशियो, यानी अगर बैंक के पास अगर 100 रुपये जमा होता है, मान लेते हैं ये बैंक है, इसके पास यदि 100 रुपये आते हैं तो इसका नियम है कि 10% अपने पास रखो, बाकी 90% मार्केट में आप सप्लाई करो। तो 10% जो है वही सीआरआर है। एक बात कह रहा हूँ मैं, 10% कैश रिजर्व रेशियो। तो आरबीआई रूल तय कर देगा कि भाई आप 10% मत रखो अपने पास, अब आप 20% कैश रिजर्व में रखो या फिर 12% रखो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे ही 12% आप रखो तो आप अब 88 रुपये ही मार्केट में सप्लाई कर रहे हो। कैश रिजर्व रेशियो ये क्यों रखा जाता है कि मान लेते हैं बैंक में अचानक कोई अगर ऐसा घटना हो गया, कुछ भी हो गया, स्कैम हो गया, तो जो ये 12 रुपये हैं कम से कम मिनिमम तो लोगों को दिया जा सके, ठीक। जैसे विजय माल्या वगैरह वो जो घटना हुआ था, ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता बेचता है तो उससे होती है, ठीक। तो हमने देख लिया इस क्वेश्चन में क्या था। तो यदि बात करें तो इन्फ्लेशन हमने समझ लिया, फिर सरकारी प्रतिभूतियाँ कैसे खरीद को प्रेरित होते हैं वो देख लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है वो आगे देखेंगे, स्पेशल उसको भी देखेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। यदि रुपए का तेज़ी से मूल्यह्रास क्या होता है इसका भी मतलब समझ गए। तो डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय करता है, क्या करता है वो भी देख लिए। फिर अगर यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती है तो आरबीआई डॉलरों को खरीद प्रेरित हो सकता है, ये भी समझ गए, ठीक। तो ये है करंट का क्वेश्चन, पर ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये
कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो इस तरीके के ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर पाना मुश्किल हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, G20 कॉमन फ्रेमवर्क, यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। G20 कॉमन फ्रेमवर्क की बात कर रहा है। यह जो है अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है, यानी अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। तो ये क्वेश्चन जो है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में प्रायः गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं? अब आप देखो, आपको ये लगेगा कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क है, इसमें पेरिस क्लब कहाँ से आएगा भाई? पेरिस क्लब नहीं आएगा तो ये ऐसा माइंड में आता नहीं है जब तक अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ना हो। तो इसमें G20 और ये पेरिस क्लब, ये थोड़ी फैक्चुअल क्वेश्चन हो गई। तो हाँ, ये दोनों द्वारा समर्थित पहल है। और दूसरा, यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। तो देखते हैं ये है क्या। ठीक, 2023 का G20 भारत में हुआ था, जो वसुधैव कुटुंबकम हमारा लोगो था, और वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर हमारा यहाँ का थीम था उस टाइम का। यदि G20 कॉमन फ्रेमवर्क एक वैश्विक व्यवस्था है जिसके तहत जो है ऋण संकट से जूझ रहे गरीब देशों को उनका कर्ज पुनर्गठित, यानी कर्ज पुनर्गठित रीस्ट्रक्चर करने में मदद की जाती है। यह व्यवस्था बनाई गई ताकि गरीब देश कर्ज के बोझ में न डूब जाए, उन्हें आर्थिक स्थिरता का मौका मिले। ठीक, अब देखो इसे कब और क्यों शुरू किया गया था? 2020 में शुरू किया गया था G20 शिखर सम्मेलन में। कोविड-19 महामारी से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी, इससे उनको वे अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए, इसीलिए एक अस्थायी समाधान की ज़रूरत पड़ी। यह कैसे काम करता है? तो देखिए, देश घोषित करता है कि वह कर्ज नहीं चुका पा रहा है। मान लेते हैं कि पाकिस्तान घोषित कर दिया कि भाई मैं कर्ज नहीं चुका पा रहा हूँ। वह G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत राहत मांगता है। एक क्रेडिटर कमेटी बनती है, IMF आर्थिक मूल्यांकन करता है और फिर कर्ज को जो है स्थगित कर दिया जाता है या घटाया जाता है या पुनर्निर्धारित किया जाता है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो G20 है, पेरिस क्लब है, चीन जैसे द्विपक्षीय ऋणदाता, IMF और वर्ल्ड बैंक है, और निजी ऋणदाता है। ठीक, तो ये वाला मामला है। तो हमारा इसमें दोनों सही है कि हाँ, यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। आधारणीय मतलब जिनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपके ऋण चुकता कर सके। तो 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड, हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड IIB के क्या लाभ है? यानी मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड क्या है ये देखेंगे। फिर इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? सरकार IIB के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। तो हम ऑप्शन पढ़ने से पहले हम इसकी देख लेते हैं कि IIB है क्या, तभी हम अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसको एनालिसिस कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो देखते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड यानी मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स IIB ऐसे सरकारी बॉन्ड होते हैं, ध्यान रखिए ये क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, जिनकी प्रिंसिपल राशि और या ब्याज को जो है मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाता है। ये ध्यान से पढ़े, यानी एक सरकारी बॉन्ड है और जिनकी प्रिंसिपल राशि यानी जो मूलधन होती है, मूल राशि या ब्याज को जो है मुद्रास्फीति के साथ समायोजित किया जाता है। अगर 1 साल बाद अगर आपको जितनी प्रिंसिपल देगी या अगर IR मिलेगी तो उसमें उस समय का जो मुद्रास्फीति रहेगा, अगर मान लें तो मुद्रास्फीति 4% है तो उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। इसे आगे और देखते हैं डिटेल में। यानी ये बॉन्ड जो है निवेशकों को मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान करती है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड मुद्रा संलग्न बॉन्ड है। मुद्रास्फीति का मतलब है कि ऐसा बॉन्ड जिस पे अगर आपको प्रिंसिपल या रिटर्न मिलती है तो मुद्रास्फीति से आपको सुरक्षा प्रदान मिलती है, यानी इन्फ्लेशन हेज प्रदान करती है। अगर भारत में शुरुआत की बात करें तो पहली बार जो है 1997 में कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड CIB स्टार्ट किया गया था। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड स्टार्ट किया गया था, पुनः लॉन्च किया गया 2013 में, यानी पहली बार 1997 में, पुनः इसको रीलॉन्च किया गया 2013 में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के नाम से। शुरुआती में जो है WPI आधारित थी, बाद में CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था। ये होल प्राइस इंडेक्स होती है वो वाली, यानी खुदरा निवेशकों के लिए भी होती है। उदाहरण क्या है? महंगाई से निवेशक की सुरक्षा, सोने में निवेश कम, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के मामलों के लिए सोने में निवेश कम होता है। दीर्घकालिक सरकारी उधार सस्ती बनाना, यानी सोने में निवेश कम करना, दीर्घकालिक सरकारी उधारी सस्ती बनाना, ये सब आगे देखेंगे, इसी में आएगी, आप चिंता ना करें। ठीक,
आईआईबी के प्रकार की बात करें तो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड पहले जारी किया गया था 1997 में, केवल प्रिंसिपल महंगाई से जुड़ा होता है, केवल मूलधन जो आप पैसा ब्याज पे दिए, मान लेते हैं कि 400 रुपये दिए और प्लस जितना ब्याज मिलता है तो आपका केवल ये मूलधन 400 रुपये वाला, तो केवल प्रिंसिपल महंगाई से जुड़ा होता है। इंटरेस्ट इसका तय रहता है कि आपको 4% मिलेगा, चाहे महंगाई कुछ भी हो आपको इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा, इस पर आपको जो वो इन्फ्लेशन होगा वो तय करके दिया जाएगा। दूसरा है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों महंगाई के अनुसार बदलते हैं, यानी ये भी हो सकता है अगर महंगाई उस टाइम ज़्यादा हो तो 5% हो गया और ये भी 500 हो सकता है, ऐसे वाला मामला है। भारत में मुख्यतः यही जारी किया गया, कौन, तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, क्योंकि वो पुराना हो गया है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। आईआईबी कैसे काम करते हैं, तो पहले बात करें तो मुद्रास्फीति मापी जाती है उस टाइम पे, किस टाइम कि मान लेते हैं सरकार को, जैसे आप हो यू गवर्नमेंट, आपने सरकार को निवेश किया, लोन दिया, ठीक, तो आपने 500 रुपये दिया, उस टाइम जो इन्फ्लेशन थी वो 5% थी। अब जो है अब 4 साल में यानी 5 साल बाद अब आपका टर्म पूरा हो गया, अब वो सरकार चुकाएगी, तो इस टाइम जो इन्फ्लेशन मान लेते हैं कि इस टाइम इन्फ्लेशन यदि 8% है तो उसके हिसाब से सरकार आपको देगी कि भाई, या अगर मान लेते हैं कि 4% इन्फ्लेशन है, पर क्रय शक्ति देखेगी कि उस टाइम 5% में कितना खरीदते थे, अब 4% का क्या मतलब है, तो मान लेते हैं 8% इन्फ्लेशन है तो 500 का फिर 8% के हिसाब से देगी और फिर 5% का 8% के हिसाब से देगी, यानी अभी के इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको रिटर्न करेगी वो। प्रिंसिपल राशि को इन्फ्लेशन के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, ध्यान रखें। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का मतलब है कि बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे इन्फ्लेशन रहेगी उसके हिसाब से काम करेंगे तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये ध्यान रखें। इंटरेस्ट उसी बढ़े हुए प्रिंसिपल पर दिया जाता है, यानी अगर इंटरेस्ट मान लेते हैं कि बढ़ गया, ये इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि पहले 400 था, अब बढ़ करके 800 हो गया, तो उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, ब्याज दर, कि 400 पर आपको 5% था, अब 800 पर आपको 5% मिलेगा, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो मूल राशि जैसे 100 रुपये थी, महंगाई 10%, नया प्रिंसिपल 110% हो गया, यानी मूल राशि मैंने 100 रुपये दिया था, अभी महंगाई कितना है 10% हो गया, तो नया राशि 110 हो गया, तो इंटरेस्ट रेट 5% जो है 100 पर तय था, लेकिन अब आपको मिलेगा 110 पे मिलेगा, यानी 100 पे अगर 5% मिलना था तो आपको 5 रुपये मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब आपको 110 पे 5% मिलेगा तो 5.5 रुपये मिल जाएगा, ठीक। तो महंगाई बढ़ने पर रिटर्न भी बढ़ता है, निवेशक इन्फ्लेशन से सुरक्षित रहता है, ये ध्यान रखें। आईआईबी जरूरी क्यों है, तो महंगाई जोखिम से सुरक्षा, बहुत सुरक्षित निवेश होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रियल रिटर्न सुनिश्चित होता है, बचत को सतत बनाता है, लोगों को सोने की बजाय वित्तीय साधनों में निवेश करने हेतु प्रेरित करता है, ठीक। सरकार को लाभ क्या होता है, तो कम कूपन दर पर सरकार उधार ले सकती है, कि भाई अब ये ध्यान देने बात है कि अब जैसे आप अगर आईआईबी बॉन्ड जारी होता है और आप उसमें निवेश करते हो, तो नॉर्मल बॉन्ड में अगर आपको 5% रेट से अगर वो ब्याज दर आपको मिलेगा, तो आईआईबी में 3% ब्याज दर तय होगा, लेकिन इसमें यही है कि महंगाई से सुरक्षा प्राप्त होती है, इसमें नहीं होती है। हो सकता है 5 साल बाद ये 6% महंगाई हो जाए तो आपको 6% मिलेगा उसके हिसाब से, और उस बाकी महंगाई कितनी भी हो तो आपको 5% मिलेगा इसमें। तो कम कूपन दर पर आप जो क्या करोगे, अगर आपको आईआईबी खरीदना है तो गवर्नमेंट को आप कम कूपन दर पे ब्याज दोगे, वो कम दर तय होगी, ठीक। लंबी अवधि की उधारी सुरक्षित रहती है, यानी आप लंबी अवधि के लिए उधारी सुरक्षित रहती है। घरेलू बचत को प्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट में लाना रहता है, कि जो घरेलू बचत जो है, जो लोग अपने आप में सेविंग करके रखते हैं, उसे वो मार्केट में लाना। ब्याज दर की अस्थिरता को कम करना, कि ब्याज दर मान लेते हैं बहुत आगे पीछे होते रहेगा तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। निवेशकों को क्या लाभ होता है, तो इन्फ्लेशन हेज मिलता है, कि उसको महंगाई से सुरक्षा मिलता है। खरीद शक्ति यानी बनी रहती है, कि मान लेते हैं अभी हमने 400 रुपये दिए, तो अभी हम कितना रुपये, मान लेते हैं कि 5 केजी टमाटर खरीद रहे थे, हो सकता है 5 साल बाद 400 के बदले हमको कितना मिले, 800 रुपये मिले, पर उस टाइम हम 4 ही केजी टमाटर खरीद पाए 5 साल बाद, तो फिर हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमको तो दुगुना तो पेमेंट मिल गया पर उतना तो खरीद नहीं पा रहे। तो सरकार क्या करेगी, उसके हिसाब से जितनी महंगाई है तो आपको उतना पेमेंट देगी कि आप 5 केजी से ज़्यादा टमाटर खरीद सको। इसमें ब्याज प्रिंसिपल दोनों सुरक्षित रहते हैं, ये जो है लॉन्ग टर्म सेविंग ऑप्शन है ये, ठीक। कर की बात करें तो जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड से जो ब्याज आपको मिलते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SBBI है, यानी सुपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो आपको अगर आपने निवेश किया गवर्नमेंट के पास तो आपको जो IR मिला इंटरेस्ट रेट, उस वो
टैक्स उस पर लगेगा, ध्यान रखें। कैपिटल गेंस टैक्सेबल होता है, जो आपको लाभांश जो मिला वही, कोई विशेष छूट नहीं होती है इसमें, ठीक। आईआईबी किन के लिए है? तो आम निवेशक भी कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, बैंक भी कर सकता है, बीमा कंपनियां भी, प्रोविडेंट फंड भी कर सकते हैं, क्योंकि यह रियल प्रोटेक्शन देते हैं इन्फ्लेशन से, ठीक। तो कोई भी निवेश कर सकता है। प्राय ध्यान रखें, आम निवेशक बैंक, बीमा कंपनियां, प्रोविडेंट फंड भी, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह ये सब हो गए, पेंशन फंड हो गए। तो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि आईआईबी में ब्याज दर कूपन रेट जो है कम रखी जाती है, क्योंकि सरकार जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ाकर देने की गारंटी देती है। यानी निवेशक को, मान लो आप निवेशक हो तो आपको इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इसलिए सरकार को ऊंची कूपन दर देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन जो ऑब्वियसली महंगाई से जब सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा हाई ब्याज दर क्यों देगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के समझे तो सामान्य बॉन्ड ब्याज कितना है 7%, लेकिन आईआईबी कूपन पे आपको 3% ब्याज मिलेगा। यानी आप नॉर्मली अगर आप आईआईबी बॉन्ड नहीं ले रहे हो, नॉर्मल बॉन्ड पे आप निवेश करें तो आपको 7% ब्याज मिलेगा, यानी 100 रुपये पे 7 रुपये मिलेगा। लेकिन महंगाई के अनुसार से आपको, अगर बाद में महंगाई ज़्यादा बढ़ी है तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि आप इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड यानी मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड में निवेश करते हो तो आपको 3% ही ब्याज मिलेगा। 100 रुपये मान लिया निवेश किया तो आपको 3 रुपये मिले, 100 रुपये में आपको 3 रुपये मिले। लेकिन 3 रुपये ये जो है, अगर मुद्रास्फीति ज़्यादा हो गया तो हो सकता है वो 100 रुपये से 100 रुपये पे पहले 3 रुपये मिल रहे थे तो हो सकता है अब 8% मिलने लगे, क्योंकि मुद्रास्फीति ज़्यादा हो गया तो आपको 8 रुपये मिल जाएंगे, ऐसा होता है। तो लेकिन महंगाई 6% हो गई तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इन्फ्लेशन के साथ बढ़ेंगे, यानी प्रिंसिपल भी बढ़ेगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सरकार का तुरंत ब्याज खर्च कम, निवेशक का वास्तविक रिटर्न सुरक्षित रहता है, इसीलिए सरकार कूपन रेट कम रखकर भी निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। ये वाला मामला होता है। एक देखें कि इस आईआईबी में जो है प्रिंसिपल महंगाई के साथ बढ़ता है, ब्याज उसी बढ़े हुए प्रिंसिपल पर मिलता है, ठीक। प्रिंसिपल जो है महंगाई के साथ बढ़ेगा, ब्याज जो है उसी बढ़े हुए प्रिंसिपल पर मिलता है। यानी इन्फ्लेशन बढ़े तो रिटर्न भी बढ़ता है, इन्फ्लेशन घटे तो रिटर्न भी कम, पर नुकसान नहीं होता है, आपको नुकसान नहीं होगा। जितना लिमिट है 3% है उतना तो दे, अगर 3% से 2% पे इन्फ्लेशन आ गया तो भी आपको 3% तो मिलेगा ही, जो आपका तय है। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मूल राशि आपने 100 रुपये निवेश किया, महंगाई 10% है तो नया प्रिंसिपल 110 रुपये, तो ब्याज 4% ऑफ 110 का कितना हो गया 4.5%, ठीक। क्योंकि महंगाई 10% है तो इसमें ऐड करेगा आपको नए प्रिंसिपल में, तो 110 में अगर 10% ऐड करेंगे तो कितना हो गया 110 हो गया। 110 का 4% 4 रुपये है, और पहले अगर 100 रुपये था तो मान लेते अगर आप सामान्य निवेश किए रहते, आईआईबी में नहीं निवेश किए रहते तो आपको 4% ब्याज से कितना रुपये मिलता, 4 रुपये मिलता, ठीक। तो आईआईबी का यही फायदा है, निवेशक जो है महंगाई से सुरक्षित रहते, इसीलिए आईआईबी को इन्फ्लेशन हेज भी कहते हैं, ध्यान रखिए। इन्फ्लेशन हेज यानी मौद्रिक सुरक्षा, मुद्रास्फीति से सुरक्षा, ठीक। ये बात ध्यान देने योग्य है कि आईआईबी पर जो है ब्याज पूरी तरह कर योग्य होता है, टैक्सेबल होता है। पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेंस भी कर योग्य होता है। भारत सरकार ने आईआईबी पर कोई विशेष कर छूट नहीं दी। ये जो टर्म है पूंजीगत लाभ, ये आने वाले, एक सेकंड रुक जाना, वो आगे हम समझेंगे कि पूंजीगत लाभ ये क्या होता है, वो आगे समझेंगे, ठीक। तो आप ध्यान रखें कि भारत सरकार ने आईआईबी पर कोई विशेष छूट नहीं दी है। कई देशों में आईआईबी टाइप के जो बॉन्ड होते हैं, जैसे टिप्स हो गया, यूके इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड, वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होते हैं, यानी टैक्स से उसमें छूट होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखें, ठीक। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में के क्या लाभ है, इसके लाभ क्या है। तो पहला है, सरकार आईआईबी के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दर को कम कर सकती है। बिल्कुल, हम समझे कि कूपन दर क्यों कम हो सकती है, क्योंकि आपको मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो ये सही है। आईआईबी निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करता है। आईआईबी जो है निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, तभी तो कूपन दर कम होती है। तो पहला दूसरा लिंक्ड है। तीसरा कह रहा है कि आईआईबी पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं। जो आपको मान लेते हैं ये प्रिंसिपल है और प्लस इंटरेस्ट है, तो आपने प्रिंसिपल निवेश किया, उससे जो आपको लाभ मिला, क्या जो पूंजीगत लाभ मिल रहा है जो आपने निवेश किया था उससे, तो वो क्या होता है, कह रहा है कि कर योग्य नहीं होते, तो गलत है, उस पर कर दिया जाता है, तो ये तीसरा गलत है। तो हमारा जैसे ही तीसरा गलत हो गया तो 1 और 2। तो ये देखिए 3 ऑप्शन वाले बहुत ईजी होते हैं। क्यों, इसमें आप देखिए कि ये देखो 2, 2, 2, इसमें कह रहा है कि मिनिमम इसमें से 2 ऑप्शन सही है, मतलब एक ही गलत है। तो ये बहुत आसान है कि आपको 2 कोई ना कोई तो सही होगा ही इसमें, ठीक। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर हम 6 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ये इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम लगेगी क्योंकि इसमें प्रोसेस होती है, कॉन्सेप्ट होता है।
बाकी हम कल 6 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। आप सभी यहाँ तक अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।